प्रेजेंट टीवी के डियर साहित्यकार कार्यक्रम में आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे देश की जानी मानी चर्चित युवा साहित्यकार जयश्री शर्मा जी से। एक महिला अपनी सोच, जिजीविषा, आत्मविश्वास और कर्मठता के साथ किस तरह जीवन में आए आंधी तूफानों को झेलकर सधे कदमों से अपनी पगडंडियां तय करती है। जयश्री जी इसकी जीती जागती मिसाल है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक साहित्यकार निष्ठा से अपना साहित्य रचता है, उसके लेखन को समझने वाली दृष्टि बहुत ज़रूरी है। वहीं ये भी उतना ही सत्य है कि पाठकों की सोच, उनकी समझ अपनी व्यक्तिगत होती है। लेखक तो कृति रचकर मुक्त हो जाता है, लेकिन पाठक के मन मस्तिष्क में अनेक सवाल छोड़ जाता है, जिसे वो अपने 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 तरीके से सुलझाते हैं। जयश्री राय की कृतियां भी इन सबसे अछूती नहीं रहीं। उनके सघन, संवेदनात्मक और चुनौतीपूर्ण कथा विन्यास ने पाठकों, आलोचकों का विशेष ध्यान खींचा है। मैं समझती हूँ कि यही एक रचनाकार लेखक की सफलता की निशानी है। तो आइए हम जयश्री जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार जयश्री जी, आपका प्रेजेंट टीवी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जयश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बंगला भाषी रहीं और आपका पढ़ने का माध्यम अंग्रेज़ी रहा। उसके बावजूद भी आपने, मेरे लिए कौतूहल का विषय है कि आपने हिंदी साहित्य में एमए किया, वो भी स्वर्ण पदक के साथ। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी, दर्शकों को बताएं हमारे। जी बिल्कुल, ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है। लोग पूछते ही उन्हें कौतूहल होता है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये हिंदी प्रेम है और दूसरे शब्दों में देश प्रेम। मुझे लगता है हिंदी से प्रेम करना, आप अपने देश से जब प्रेम करते हैं तो उसी का पर्याय है। घर में हम लोग, जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ और घर में अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य यही दो उपलब्ध थे। बचपन में जब पिताजी की अपनी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन बिहार में कुछ वर्ष बीते, लेकिन बिहार में मैंने कितनी हिंदी सीखी ये मैं अब कह नहीं पाऊंगी। छोटी थी और साहित्यिक भाषा तो नहीं जानती थी, लेकिन हिंदी के प्रति पता नहीं एक आकर्षण शुरू से रहा। और बाद में मेरा विषय सब्जेक्ट भी था, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी मेजर नहीं था मेरा कभी। लेकिन मेरे टीचर को लगता था, जो हिंदी टीचर थे, एक सब्जेक्ट जो 12th तक हिंदी थी, उन्हें लगता था कि मेरी हिंदी अच्छी है, तो वो चाहते थे, और उन्होंने कुछ पढ़ा भी था मेरा लिखा हुआ, तो वो चाहते थे कि मैं हिंदी में एमए करूं। तो इसके लिए मुझे फिर चेंज ऑफ फैकल्टी टेस्ट देके फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में मैंने किया। तो गोवा हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात। और घर में तो मैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ बांग्ला में बात करती हूँ, और मेरे पति वो मराठी भाषी हैं, तो हिंदी कहीं नहीं है, लेकिन हिंदी मन में है। तो ये हृदय में है, तो हमेशा रही साथ। और मुझे लगा अगर आप लिखते हैं तो अपने लोगों तक पहले पहुंचना है, और अपने लोगों तक पहुंचने के लिए हिंदी ही बेहतर माध्यम है। अपनी भाषा में ही अपना मन बेहतर व्यक्त होता है। तो फिर मैंने हिंदी में लिखना चुना, हिंदी में मैंने पढ़ाई की। और एक बात मैं जो बताऊंगी आपको कि हिंदी को लेके मैं बहुत पॉजिटिव थी बचपन से, कि मुझसे अधिक अंक कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया मेरी कक्षा में। हालांकि मैं हमेशा हिंदी भाषियों के बीच बिहार में थी और भी यूनिवर्सिटी लेवल पर, लेकिन हिंदी में मुझे सर्वाधिक अंक मिले। मैंने 12th में टॉप किया पूरे स्टेट भर में, मैंने ग्रेजुएशन लेवल में टॉप किया पूरे स्टेट लेवल पर, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने किया ही स्वर्ण पदक के साथ। तो हिंदी बहुत प्रिय है, और मुझे लगता है भाषा उसी की है जो उससे प्रेम करे। बिल्कुल, ये तो है ही। तो आपने लिखने का, आपको हिंदी में, मतलब हिंदी में नेचुरली आपने एमए हिंदी साहित्य में किया, तो हिंदी साहित्य के प्रति तो आपका लगाव रहा ही। पर आपने पहली कहानी लिखी या कविता लिखी
कैसे आपने लिखना शुरू किया? हाँ, अब तो याद भी नहीं, क्योंकि ये होता है इतना वर्षों सहज है, जैसे कुछ सायास नहीं किया। लिखना जो आपके अंदर होता है वो बस जैसे मछली तैरना कब शुरू कर देती है पानी में, वो जी, ख्याल नहीं रहता। बचपन से कुछ ना कुछ लिखती थी, तुकबंदी करती थी और सबकी तरह छिपा कर रख देती थी बिस्तर के तकिए के नीचे, किसी को दिखाती नहीं थी। और जब 5वीं में मुझे याद है मैंने एक कहानी लिखी थी और अच्छा। मैंने अपनी बहनों को दिखाया और उन्होंने मुझे डाँट कर भगा दिया कि चलो ये तुमने लिखी है, यू नो, उन्हें यकीन नहीं आया। तो तब मुझे लगा, तब बुरा लगा, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि जब कॉलेज में भी मैंने अपने टीचर को अपनी कहानी दिखाई थी, तो उन्होंने पढ़कर यही कहा था बुलाकर कि जयश्री एक बात पूछूँ? ये कहानी तुम्हारी है? तो तभी मुझे लगा अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो अब सोचती हूँ कि उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट है शायद, कि बिल्कुल। उन्हें शायद यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कहानी मैंने लिखी होगी। तो शुरू से ये रहा। तो वैसे आपने पहला उपन्यास लिखा या पहला कहानी संग्रह लिखा आपने? नहीं, पहले मैंने कविता संग्रह मेरा आया पहला कविता सबसे। संग्रह था आपका? जी, जो कविताएँ लिखती थी तो घरवालों, मैंने बहुत साल लिखा नहीं। आपको बता दूँ कि एसएससी में रहते मैंने कुछ साल लिखी और मैं खूब छपी। बहुत कम उम्र थी लेकिन मैं बहुत छपी और बहुत स्वागत हुआ मेरा। लेकिन जब मैंने कॉलेज जॉइन किया तो मेरा लिखना स्वतः छूट गया और उसके हुँ। बाद मैंने 26 साल नहीं लिखे कुछ। ओह! जो 84 में मैंने लिखना छोड़ा था तो फिर 2010 में मैंने पहली कहानी लिखी। अच्छा। तो 26 साल का व्यवधान रहा इस बीच, जीवन, पढ़ाई-लिखाई, शादी, बच्चे, हाँ, घर की एक महिला की ज़िम्मेदारियाँ। बात ये रहता ही है, घर जी, गृहस्थी का। और जब तक बच्चे, जैसे मेरा बेटा 15 साल का नहीं हो गया तब तक मैं कलम नहीं पकड़ पाई। बच्चे हाथ में कलम देखते ही झपट लेते थे। बच्चे बड़े हाँ, पॉसेसिव होते हैं, उनको लगता है माँ बस हमारे लिए हो। एक हुँ, फ़ोन भी आप उठा नहीं सकते बच्चे छोटे हों तो। तो बिल्कुल। ऐसा होता है। वो लेकिन फिर मैंने 2010 में कहानी लिखी, पहली कहानी, पहली 26 साल कहानी के बाद। शायद आपने हंस में लिखी जी, थी। जी, जी, वो हंस में छपी थी। असल में मैं बताऊँ कि एक घटना ऐसी हुई कि उस मुझे कैंसर हो गया था 2009 में। तो वो ट्रीटमेंट के दौरान मुझे ऐसा लगा, पहले लगता था कि आप जीवन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको जी, लगता है अब जब चाहेंगे फिर से शुरू कर लेंगे, तो लिखेंगे, फिर लिखेंगे, कभी लिखेंगे। हर साल दर साल बीतते गए। लेकिन जब कैंसर हुआ तब ख़्याल आया कि अरे! इतना समय बीत गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो लगा अंदर इतना कुछ है, इनसे छूटना भी ज़रूरी है, बोझ कम करना ज़रूरी है, कुछ लिखना है, कुछ दायित्व है, कुछ सरोकार है। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में, मैं बताऊँ कि कीमो के दौरान मैंने हॉस्पिटल में एक कहानी लिखी थी। बहुत बड़ी बात। मैंने आपसे वार्तालाप हुई थी हमारी पहले तो। मेरा तो आपसे मुलाकात ही आपके कहानी संग्रह के माध्यम से हुई थी। जब माया मिर्ग जी ने मुझे आपका कहानी संग्रह फुरा के आँसू और पिघलता इंद्रधनुष दिया था। तो वो जब संग्रह पढ़ा तो बस मतलब मैं इतना बेचैन हो गई, इतना कितने-कितने दिन तक सोई नहीं। मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की थी और कई दिनों तक हमने आपस में बात भी की थी। लेकिन जब पाठक पढ़कर इतना बेचैन हो सकता है, तो आपने जब उसे लिखा होगा, तो आप कितना किस तरह के एहसासों से गुज़री होंगी? किस तरह से आपने या आपको इतना मार्मिक, इतनी उसके अंदर दर्द, इतनी उदासी, किस तरह से आपने लिखा वो संग्रह, उसकी कहानियाँ? जी, जी। ये प्रश्न मैं पहले ही मुझसे पूछा गया है, लोगों ने पूछा है कि जब हम पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है तो आप लिखते हुए आप पर क्या गुज़री होगी? और ये सच बात है, क्योंकि लिखना मेरे लिए एक बहुत तकलीफ़देह प्रक्रिया भी है। जब मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ और संवेदनशील तो हूँ ही, तो जब लिखती हूँ तो मैं इतना उससे एक हो जाती हूँ, एकसार हो जाती हूँ, अपने पात्र के साथ, किरदारों के साथ, कि जैसे उन पात्रों को मैं जीती हूँ, उनके जीवन को मैं खुद जीने लगती हूँ और वो कभी-कभी बहुत तकलीफ़देह हो जाती है। लेकिन लेकिन उसमें दरगज़ा सारी ऊपर जी, दर्द जी, दरगज़ा दर्द लिखते हुए फिर मैं तो कितने पे ऐसा हुआ कि मैं रोते हुए लिखती रही। मुझे पता नहीं चला मैं कब आँसुओं से
तरबतर हो गई लिखते हुए, खासकर अपनी जब बेटी के बारे में लिखा तो एक माँ होते वो फीलिंग आ जाती है। जबरदस्त। आपने उस दरदजा में तो जो सुन्नत प्रथा है उसको लेकर जी, जो आपने लिखा है, हालांकि लिखा आपने सोमालिया की पृष्ठभूमि पे है, पर आपने फिर भी रीति रिवाजों के नाम पर जो महिलाओं के शरीर पर अत्याचार और जिस तरह से परंपराएं, और उसमें आपने कुछ ऐसा भी बताया कि कुछ महिलाएं भी इसमें साथ देती हैं, कुछ महिलाएं भी चाहती हैं कि ये परंपरा बरकरार रहे। जी, जो उसकी अ, मुख्य पात्र है, अनपढ़ जो माहरा है, उसके संघर्ष की आपने जबरदस्त कहानी लिखी है उसमें। और उस अनपढ़ औरत की बहुत जिजीविषा लिखी है कि वो चाहती है कि मेरी बेटी इस प्रक्रिया से ना गुजरे। हालांकि उसकी माहरा की माँ तो बहुत कड़क होती है और वो तो हुँ, सब उसी तरह से सारे स्टेप्स करना चाहती है, लेकिन हुँ। ये पूरा उपन्यास आपने जो लिखा है वो गजब का लिखा है, दर्दजा उपन्यास। तो ये आपको मतलब किस तरह से आपको उसमें कैसे आपने उस विकास का, उस उपन्यास में किस तरह से आपने ये वर्णन किया? जी, जी। ये विषय मुझे बहुत दिनों से बॉदर कर रहा था, मुझे परेशान करता था। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था एक मॉडल का जो खुद सोमालिया की थी और अच्छा। उसके साथ ये हुआ था और मुझे याद है वो पढ़ के उस रात मैं बहुत रोई थी बैठ के, अकेली बैठ के मैं ड्राइंग रूम में पढ़ रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पाई ऐसा होता है। फिर मैंने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया। फिर संजोग ऐसा हुआ कि मैं जब पुणे में थी कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, उस वक़्त वहाँ पर बहुत विदेशी लोग हैं पुणे में। वो एक हब है वहाँ पर बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं तो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं विदेश के। तो वहाँ संजोग से मेरे बगल में ही एक सोमालिया की महिला थी अच्छा। और जी और उनके पति इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उनके घर में बहुत सारी सोमालिया की लड़कियाँ आया करती थी। तो हम्म, मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ जैसे व्यक्तिगत अनुभव उनका, हम्म, उनसे बहुत सारी बातें मैंने की। फिर मैंने फेसबुक पर बहुत लोगों से दोस्ती की। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मैंने उस किरदार को, उन चीज़ों को जिया जैसे। लोग कहते हैं कि एक अलग पृष्ठभूमि की कहानी है, इतनी जीवंत कैसे हुई, इतनी प्रामाणिक कैसे? तो सच ये है कि मैं आँख बंद करके बैठ जाती थी और मुझे लगता था मैं वो लड़की हूँ, मैं वो माँ हूँ। मैं उस पूरे माहौल को महसूस करती थी और इसलिए ये बहुत तकलीफ़देह हो गई थी बहुत लिखते बहुत हुए। मैं बहुत बहुत मानसिक यंत्रणा से गुज़री लेकिन मेरे मन में ये था कि इस दर्द को जो औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी जी रही हैं, उनको मैं कुछ क्षण के लिए आप तक पहुँचाऊँ। हम्म, क्योंकि जब तक आप उसको महसूस नहीं करते, आप उनके प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते। तो बहुत मेरा था कि भई ये लोग कहते हैं आप बहुत रुलाते हैं। तो मैंने कहा अब जब तक वो मैं भी आँसू यही दर्द कहती आप हूँ। अपना नहीं होगा, आप और उसके प्रति आप नहीं सोचेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं। तो मुझे बहुत खुशी ही है कि मेरी दर्दनाक। बात लोगों तक पहुँची। इस उपन्यास को इतना प्यार मिला है, जानती हैं इस पर कम से कम 16 पीएचडीज़ हुए हैं। इतने रोज़ एक कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाती है पीएचडी के लिए और मैं आपको बताऊँ कि अधिकतर मुस्लिम लड़कियाँ, औरतें इस पर पीएचडी कर रही हैं और वो उनके सबसे ज्यादा फ़ोन वो आ जी सबसे और ज्यादा उन उनके लिए ये त्रासदी है। जी, जी, जी। अगर ये अभी भी चल रहा है तो बहुत ही जी, खतरनाक जी। दुखद। और मुझे डर था कि लोग इसको अलग ढंग से ना लें। हर बात को हम लोग कम्युनल बना हाँ, देते हैं कम्युनल आपस बना में। लेते हैं। लेकिन मेरा ये एक मानवीय त्रासदी है और मुझे एक औरत की तकलीफ लिखनी थी। मुझे कोई मज़हब, किसी बात से कोई मतलब नहीं था। तो मैं एक ह्यूमन ट्रेजेडी को उठा रही थी। तो हाँ, मैंने ये देखा मुझे जी, तो मुझे और खुशी है कंट्रीज में भी सब जगह है ना, इसमें बहुत युगांडा, ज़्यादा यहाँ पर साउथ होता है। अफ्रीका, अफ्रीका में, और इस तरह जहाँ जहाँ इस तरह का वो है, जी, जी। कितना लोग झेल रहे होंगे इसको। मिलियंस और मज़े की बात है कि हमारे देश में लोग इतना नहीं जानते इसके बारे में, जबकि विदेशों में ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और कई हम्म, बड़े पढ़े-लिखे लोगों ने मुझे पूछा कि ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कहा ज़रा आप गूगल कीजिए, बस लिखिए एफजीएम, पूरी हम्म, दुनिया आ जाएगी आपके सामने और इंटरनेट तो भरा हुआ है भरा हुआ है। यूट्यूब में आप वीडियोज़ देखिए उस पर और इस पर भयावह सजा है, वैसे कई देशों में, ब्रिटेन वगैरह में, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में 14 साल की सजा है, पर वो सब चीजें तो कोई करता नहीं है ना। जी, जी। तो ये और चीजें क्या है कानून बन जाने से ना सांस्कृतिक चीज़ें इतनी जल्दी मिटती नहीं हैं। नहीं मिटती।
कानून तो बहुत बन गए हैं, लेकिन अंदर ही सब चलता रहता है। बहुत हालत खस्ता है। आपका सारा ही लेखन मैंने देखा कि जितना भी आपने लिखा है उसमें महिलाओं की, चाहे वो ग्रामीण महिला हो, आपने ट्राइबल महिलाओं की भी बहुत करीब से उनकी समस्याएं देखी हैं, और बिल्कुल वो भी ऐसा लगता है जैसे कि आप सामने होते देख रही हैं। तो वो आप भी कहीं कनेक्टेड थे ऐसे, कहीं आपने इनके साथ समय नीलिमा जी, मुझे एक्सपोजर बहुत मिला जीवन में। बहुत वैविध्यपूर्ण जीवन है। जैसे मैं बिहार में मेरी पैदाइश है, वहाँ बहुत छोटी-छोटी जगहों में मैं रही, जंगलों में, आदिवासी इलाके में, आपके गैर हमारे जो खदान इलाके हैं, मेरे पिताजी का कोयले का खदान था, वो अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो बहुत छोटी-छोटी जगह रहे, बड़ी जगहों में रहे। फिर मेरा ननिहाल बंगाल में है, तो वहाँ की संस्कृति, मेरे पिता दोनों बंगाल से हैं, हम्म, वहाँ की संस्कृति, फिर बिहार की संस्कृति, फिर हम गोवा आए। हम्म, गोवा का फिर एक पूरी अलग दुनिया है, हम्म, यहाँ की भाषा, कई भाषाएँ। इसके बाद मैं विदेश यूरोप में रही, पढ़ाई के बाद मैं कुछ समय तक यूरोप में मैं रही, पूरा परिवार यूरोप में है। आपकी तो पृष्ठभूमि एक वाइडर एक्सपोज़र मुझे मिला है। तो लोग कहते हैं कि जैसे मैं छोटी गाँव की, कस्बे की कहानी लिखती हूँ, फिर मैं कोलंबिया की कहानी लिख रही हूँ, फिर मैं जर्मनी का, फिर मैं पूरा तो लोगों को वो दिखता है कि वैविध्य बहुत होता है। बहुत है, पूरा आपका वैश्विक स्तर पे आपका लेखन है जी, 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 कि जी। कहाँ एकदम से किसी ट्राइबल की एरिया की कुछ आपने महिला की दर्दनाक दास्तान सुना दी, और बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि सामने हो रही है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको पढ़कर, जिस तरह से आप लिखती हैं। और ऐसे ही आपने इकबाल कश्मीर की संस्कृति पे लिखा, तो वो आपने कैसे, मतलब हाँ, कश्मीर की ये संस्कृति का कश्मीर कैसे? मुझे बहुत बॉदर करता है। आई मीन ये अंदर से कोई चीज़ है मेरे। जैसे मुझे कश्मीरी लेखक आप जानते होंगे अग्निशेखर जी, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, जैसे तुम पिछले जन्म में कोई कश्मीरी थी, तुम कश्मीर की हो। ये जो ये सहता नहीं है कि हमारा देश जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बसते हैं, इतना सहिष्णु देश है, इतना विशाल है। यहाँ पर टैगोर की कविता है कि हिताय आर्जो, हिताय अनर्जो, यहाँ पर अनाड़ी भी आए, यहाँ आड़ी भी आए, और सभी आके एक देह में लीन हो गए, सब हम्म, एक हो गए। सबको यहाँ आसरा मिलता है। लोग यहाँ अपना धर्म बचाने के लिए आते हैं, अपनी बिल्कुल। संस्कृति बचाने के लिए आते हैं। पारसी लोग आए, हमारे दलाई लामा आए, और उन सबको यहाँ सम्मान का स्थान मिला। और ये दुर्भाग्य कि हमारे अपने देश के लोग अपनी जमीन से बेदखल हो गए, वो भी धर्म के नाम पर। सांप्रदायिक और पूरा एक तरह से बहुत से लोग चुप रह गए, कोई प्रतिकार नहीं हुआ। किसी ने तो बोला ही नहीं, नहीं, मतलब किसी ने बोला मेजर नहीं ये। जो हमारे जी, जी। जो तो हमारे ये बात मुझे बहुत ये गिल्ट एक बना हुआ है, लगता है हम पूरे देश, हम लोग सब अपराधी हैं। क्योंकि अन्याय कोई भी करे, गलत के विरुद्ध हमें खड़ा होना है। हमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम ये गलत गलत है, ये गलत गलत नहीं है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचती हूँ जिससे उसका माने कश्मीर छूट जाए, जन्नत छूट जाए, उन्हें क्या लगता होगा? तो ये मुझे बहुत बॉदर करता था। मैंने इतना पढ़ा, मुझे लगता है कई सालों तक मैंने बहुतों से बात की, फिर कश्मीरी बहुत लोगों से मैंने दोस्ती की। उनसे मैंने इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने मैंने इतनी पढ़ा है, वो बातें की। बहुत आपने काफी गहराई में जाकर लिखा है, जी, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रही जी, थी जी, कि और मुझे बहुत सहयोग मिला, और मैंने दोनों पक्ष से, कश्मीरी जो मुस्लिम है, कश्मीर जो पंडित है, दोनों तरफ से, आर्मी के लोगों से, पुलिस, फिर राजनीतिक, हाँ, सभी इस प्रभावित होते हैं ना, जब जिस जी, किसी शहर में अगर कुछ मैंने किसी सबका पक्ष उठाया, हम्म, क्योंकि लिखते हुए एक दायित्व बन जाता है कि वहाँ आप एक बिल्कुल। तरफा एकांगी दृष्टिकोण लेके नहीं चल सकते। तो आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन दूसरे को मंच देना ही है, उसकी बात सुनना है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। बिल्कुल। हम भारतीय, हम डेमोक्रेटिक है, हम सेकुलर है, तो हमें सबकी बात सुननी है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत से, बहुत मन से वो बहुत उपन्यास मैंने लिखा था। जी, जी। आपकी तो हर किताब ही, मतलब हर एक चीज एक अलग उस पे इश्यू पर है और अलग चीजों पर है, तो वो एक आपने बड़ा ही मन से लिखा है। उसको पढ़ते हुए लगता नहीं है कि हम किसी उस जगह के बातें कोई लेखक हमें बता रहा है, लगता है कि हमारे सामने हो रहा है ये सब। जी, मुझे और लोगों आप ने कहा था कि जयश्री जी, हमें पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम कश्मीर में रहते हुए जो हमने नहीं देखा, वो आप गोवा में बैठ के देख गई। फिर अग्निशेखर जी ट्रेन में मेरी किताब पढ़ रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे मैसेज किया
कि जैसे सच बताओ, तुम क्या कश्मीरी हो? हाँ? क्या तुम कश्मीरी हो? क्योंकि तुम ये सब कैसे देगी, वो फूलों की महक आ रही है मुझे। तो ये सब बाद में लगता है कि चलिए मेहनत सार्थक हुई। मेहनत सफल हुई। अग्नि जी शेखर जी कह दें तो वही कश्मीर के ही जी। इंसान और जो कितने कश्मीर भोगा को हुआ मैं है। इतने ईमेल्स आए, इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी संभ्रांत महिलाएं जो लिखती हैं, उनका इतना कुछ मुझे आया, मैं कभी वो सहेज कर मैंने रखा हुआ है। उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि एकदम मन भर गया, खुशी हुई कि चलो जो मेहनत की वो सार्थक नहीं, हुआ। सही बात है, आप बहुत मेहनत करके एक एक चीज लिखती हैं। जी मोहे रंग बिल्कुल। दो लाल आपका जो ये आया था किताब, इसमें भी आपने जो बंगाल की विधवाओं का और वृंदावन का जो सारा बताया है, वो भी बहुत मतलब एक आंखें खोलने वाला है, कहते हैं ना आई ओपनर, वो है मतलब आपके उपन्यास। उनको मतलब कहानियों को आपकी कथ्य जो है और जिस तरह से वो चलता है, एक एक चीज आंखों के सामने खुलती जाती है, तो वो आपने कैसे, उस पे आपने किस तरह से। ज़ाहिर है, देखिए सारे विषय तो लिखने क्यों प्रेरित हुई लिखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ही तो बॉदर करती थी ना बचपन से देख-देख के। औरतों पर ये अत्याचार, ये समाज में जो गलत चीज़ें होती है, द्वेष है, हिंसा है, ये सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें एक संवेदनशील व्यक्ति को बॉदर करता है। तो महिलाओं की ये वृंदावन बहुत दिनों से मेरे मन में। और मैं बंगाली हूँ, तो अपने परिवार में मैंने बहुत सारी महिलाओं की बहुत दुर्दशाएँ देखी है, रिश्तेदारों की। आपको पता है, उन्हें विधवा होने पर भेज दिया जाता था वृंदावन। उनके साथ क्या हुआ? बहुत बहुत अमानुषिक जो व्यवहार हुआ। तो मेरे मन में वो था और मैं समय को उपन्यास लिखना चाहती थी इस पर, और मैं लिखूँगी भी। तो फिर मैंने मुझे कहीं ये कहानी भेजनी थी, तो तब मैंने बैठ के ये बहुत अच्छा था। जी, ये कहानी लिख ली उस उसको वक़्त में। मंसल जी ने भी इस पर लिखा है, वृंदावन की इन पर अपना जी, उपन्यास, आपने शायद पढ़ा हो। मनीषा जी ने। उसको मंसल जी ने भी लिखा है ना, एक और अच्छा, तापसी। ओके। अ, कि औरत जो नदी है, साथ चलते हुए, ये भी मैंने पढ़े हैं तुम्हारे लिए। उपन्यास आपके तो सभी पढ़े हैं, जबरदस्त होते हैं सारे उपन्यास। और कायांतर आपकी जो थी कहानी संग्रह, उसके बारे में कुछ बताएं। कायांतर। हाँ, कायांतर बिल्कुल, मैं बिहार में रही हूँ, तो बिहार में मैंने देखा है डायन जिसे औरतों को कहते हैं, और किस तरह वो बचपन में तो बहुत कहानियाँ, कई बार तो तब तो सच लगता था हमें भी, हम बच्चे थे जब, तो लगता था, हम सुनते थे ये औरत से बात मत करना, ये डायन है, ये बच्चों को उठा कर ले जाती है, ये रातों को पैर में दिया लगा के नाचती है, अजीब-अजीब कहानियाँ सुनते थे। फिर मैंने जब धीरे-धीरे थोड़ी बड़ी हुई तो फिर समझ में आने लगी, बातें आने लगी। तो मैंने दुर्दशा देखी है गाँव में, देहातों में औरतों एक्चुअली की। ये जयश्री जी जो आपने कायांतर में वर्णन किया है ना, ये सब जगह है, यहाँ राजस्थान में भी है। है, डायन प्रथा आई नो। की नाम पर किस तरह से क्या करते हैं। जी, और जी, एक जी। आपने जो औरत की जो मानसिकता बताई है कि जब वो परेशान हो जाती है तो फिर वो इस तरह के जो भाव आना और ये आना और हाँ, चुड़ैल आना, ये एक साइकोलॉजिकल ये है, असल में साइकोलॉजिकल रिएक्शन हिस्टेरिक है। हो जाता है इंसान। और साइकोलॉजिकल उनको लगता है कि मैं नॉर्मली तो कुछ वही कर हूँ, नहीं मैं बन सकती गई हूँ। उस। जो बाहर आता है ना देवयाना, हाँ ये सब क्या है? ये सब एक उसके एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात होती है। उसके हाँ। अंदर की जो दमित चीज़ें हैं वो बाहर निकल आती है और वो कोई अलग ही व्यक्ति, जो मनोविज्ञान मेरा विषय रहा है, तो हाँ, मैं बहुत ये सब पढ़ती रही हूँ, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी, ऑल दिस थिंग। और मेरी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ मनोविज्ञान पर आधारित हैं। बहुत है आपकी तो सारी। इसमें भी मैंने यही दिखाया कि एक औरत जब जी नहीं पाती है, यहाँ पर कोई औरत, एक साधारण मानवी जी नहीं सकती है। हम्म। या तो उसे देवी बनना है या छिनाल बनना है, 2 ही उसके होते हैं, या तो बुरी औरत है या तो देवी है। वो हम्म। मनुष्य नहीं है, हम्म। वो एक जिंदा मनुष्य नहीं है। ये वो त्रासदी है। हाँ, उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। या तो तुम बुरी औरत हो या तो तुम्हें देवी बन के रहना है। तो ये वही चुन लेती है कि समाज के वेपन को, समाज का दिया हुआ ज़हर वो उसी के मुँह पर वापस थूक देती है। उसे बोलते कि वो तुम ये हो वो बन जाती है। चलो मैं देवी हूँ, और देवी बन के वो बदला लेती है। बिल्कुल। एक तरह से। और ऐसे मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ें हमने भी देखी है बहुत कि देखा है, यहाँ भी है, राजस्थान में भी हमने बहुत गांव में और छोटी छोटी जगहों पर देखा है, जहाँ औरतों को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो फिर वो इस तरह से निकल कर सामने आती है। निकल के आती हैं।
उनको और लगता वो है कि लालच उसके अंदर, वो श्रृंगार के प्रति विधवा हो गई, उसके सब छीन लिया गया। हम तो इसे सुहाग का चिन्ह मानते हैं श्रृंगार को, लेकिन असल में ये स्त्री का श्रृंगार है, जिसे हम्म, जो पितृ सत्ता है हमारी, वो हमें इसे श्रृंगार को शादी हाँ का और इसका संकेत शादी का सिंबल प्रतीक बना बनाते दिया है। हैं। लेकिन वो जबकि स्त्री उसका के लिए इसमें तो कोई मतलब नहीं है। स्त्री तो श्रृंगार करना चाहती है, वो सजना हाँ चाहती है। तो उससे जब सब कुछ छीन लिया जाता है, वो बच्ची लड़की है, तो वो फिर बोलती है, वो देवी बन के, मुझे फूल दे, मुझे बेड़ी दे, मुझे माला दे, मुझे सिंदूर दे, लाल साड़ी दे ना। और वो सब हम्म, पहनती है और खूब बदला लेती है। तो ये कहानी है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है और काफी मतलब कई स्त्रियों के को जोड़ती है। मुझे लगता है ये कहानी अपने आप से महसूस करते हैं इससे, चाहे पढ़ी लिखी महिलाएं भी हों। आपने पढ़ी लिखी महिलाओं का भी बताया है और अपने उसमें कई चीजें आपने बताई हैं। आपकी जो कहानियां हैं वो मन को बहुत बेचैन कर देती हैं। आप कोई अपनी अपने कविता संग्रह जो लिखा, आपकी कविताएं भी मैंने बहुत पढ़ी हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, और कविता भी आपकी बहुत, एक्चुअली आपका जो लेखन है वो सारा मुझे लगता है कि जो काव्यमय लेखन है, मुझे आपका जी, बहुत ऐसा खूबसूरत सब लगता है। कहते हैं। जी, जी। बहुत भाषा के काव्यमय बारे में यही लेखन है। कहते हैं कि मूलतः आप कवि हैं, और लगता है कवि ने कहानी लिखी। कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, प्रकृति का जैसे आप वर्णन करती हैं, जी। तो बड़ा अद्भुत होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। नहीं, मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। मैं बचपन से ना, मैं बताऊं, मुझे तो लगता है मैंने सालों चाँद देखते हुए, आसमान देखते हुए गुजारा है। और मुझे घर में सब मून गर्ल गर्ल कहते थे, क्योंकि मैं रातों को बैठ के बाहर चाँद देखती थी। अगर मुझे कोई ढूंढे तो बोले कहाँ होगी, वो छत पर होगी, चाँद देख रही होगी, है ना। प्रकृति से बहुत प्रेम है, और मेरी कहानियों में बहुत आ जाती है प्रकृति। बहुत आया है, बहुत ही मतलब आपके इतना अच्छा कथ्य के साथ शिल्प बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, और वो भी एक बंगाली ऑथर के। वैसे तो हमारे सब बंगाली ऑथर ही हैं, सबसे बहुत अच्छे हैं सब, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके बंकिम चंद्र और आशापूर्णा देवी, और हम जितने भी जी, शंकर, जी। आपने सब पढ़े ही होंगे अपने बंगाल के। जी, जी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप पेंटिंग्स भी, चित्र भी बहुत अच्छे बनाती हैं, खूबसूरत आपके देखे मैंने। हाँ, वो मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट है, और स्कूल की कॉपियों में, और बहुत मार भी खाई इसके लिए। मैंने, माँ देखती थी सारी स्कूल की कॉपियों में बैठ के मैं स्केच करती थी और कविताएँ लिखती थी। और हम्म, पकड़ी जाओ तो फिर डाँट, मार। और माँ तो खूब सारे चूल्हे जलाने के लिए, तब वो मेरे कागज़ जितने मेरे स्केचेस होते थे उनको लेके चूल्हे में डालती थी। और ये तो एक मुझे लगता है कि ये आपका ये काव्यात्मकता, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव और ये सब लेखन मिलकर आपका एक बहुत सशक्त और एक बहुत ही खूबसूरत, और जो आपने टॉपिक्स लिए हैं उन सब से आपका साहित्य बहुत ही ऊंचाइयां छू रहा है और हमें बहुत पसंद आता है। बहुत ही संवेदनशील कथाकार हैं आप। तो अपनी कोई कविता आप सुनाना चाहेंगी हमारे अरे, दर्शकों को? मुझे याद तो नहीं, मैं बिना पढ़े तो बोल नहीं पाऊंगी। अब पता होता अच्छा, पहले तो कुछ सामने रख लेती। अच्छा। आ, तो एक एक आप, मैं 2 लाइन की, पता नहीं शेर है, मैं पता है एक विडंबना क्या हुई कि बचपन में, कम उम्र में, जो भी शायरी गीत सुनती थी तो डायरी में लिख लेती, नोट कर लेती थी, और नाम नहीं लिखती थी कौन कवि है क्या, तब तो मतलब होता था बस शब्दों से। हाँ और उसी के बगल में मैं अपनी चीजें भी लिख के रख देती थी। तो अब गड़बड़ हो गया, मुझे समझ नहीं आता मेरी कौन-सी है और दूसरे की कौन-सी। तो मैंने कइयों से हाँ, पूछा, मैं कैसे पता करूँ? अब मुझे याद नहीं आता है कि मेरी बहुत है या किसी और की। तो 2 पंक्ति आपको मैं बताऊँ, अब पता नहीं क्या है जो भी, लेकिन मैंने लिखा था कि जो हो सके तो, जो हो सके तो कोई ले जाए इन्हें, जो हो सके तो कोई ले जाए इन्हें, बहुत दुखते हैं ये ख्वाब आँखों में। वाह! अ, ऐसी छोटी-छोटी बहुत पंक्तियाँ मैं लिखती थी। और कविता पहले, और कविता लिख के रख देती थी, तो घर वालों ने उनको इकट्ठा किया बाद में, और उनकी किताब पहली बार इधर ही छाप ली गई, गोवा में, महाराष्ट्र में। वो किताब छपी, वो एक शुरुआत के लिए कि भाई तुमने ये जो भी लिख के रखा है इसको इकट्ठा करते हैं और इसको छापते हैं। तो उस तरह से जैसे छपने की शुरुआत हुई। ये बहुत सुंदर आपकी कविताएँ हैं। आपका साहित्य बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें कि आपने जिस तरह से हिम्मत नहीं हारी, कैंसर की जैसी बीमारी को आपने अंगूठा दिखाते हुए आपने उस समय जो लिखा, इतना ज़बरदस्त, उस समय 2009 से आपने लिखा, कीमोथेरेपी के समय से आपने लिखा।
तो मैं आपको नमन करती हूँ आपकी उस भावना को, और आपकी बहुत बड़ी बात है। ये हमारी सारी महिलाओं के लिए एक उदाहरण है कि कैसे सशक्त रहा जा सकता है। आज जो कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह से लोग अवसाद में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं कि आप इतनी बड़ी त्रासदी से निकल कर आपने और इतना लिखा साहित्य है। तो उसके लिए कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि वही लेखकों को, कि आप किस तरह से आगे सशक्त रह सकते हैं? जी, देखिए ये जीवन है और किसी ने कोई वादा नहीं किया आपसे कि आप अच्छी रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, आप खुश रहेंगी। जीवन जैसे आता है उसको स्वीकार करना होता है। जी। तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की, मुझे लगता है मैं मनुष्य हूँ, देह धरे को दंड कहते हैं ना, देह मिली है तो उसको भोगना ही, उसके दुःख भोगने हैं, तो ये होता रहेगा। ये मुझे बहुत बॉदर नहीं करता है। और मुझे लगता है 2 ऑप्शन है हमारे पास, विकल्प है, हम या तो उसको हँसकर झेलें या रोकर, तो क्यों नहीं हँसकर झेलें। अगर बहुत अच्छी रोकर बात। मुझे कोई फ़ायदा होता तो मैं रो लेती, बिल्कुल। तो हँस के जीते हैं। और फिर साथ में क्या होता है, जब आपका परिवार होता है, मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चे छोटे थे तब, तो उनके लिए मुझे जीना था। और बताऊँ एक बात जो मुझे याद है कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। जब मुझे कैंसर हुआ तो मैं ऑपरेशन टेबल पर जा रही थी, तो वो 9 साल की थी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अचानक ख़्याल आया, वो मेरी गोद में आके बैठी, तो मुझे लगा इस वक़्त अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई तो वो मुझे भूल जाएगी। और ये बात इतना असहनीय था मेरे लिए कि मेरी बेटी माँ ही मुझे भूल जाएगी, नहीं मुझे जीना है, मैं मर नहीं सकती, वो मुझे भूल जाएगी, ना? और जब आपकी ज़िम्मेदारी होती है तो आप भगवान से भी कह देते हैं, आप मृत्यु से भी कह देते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे जीना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये ताकत देती है। और फिर उसकी मुझे लगता है जब आपके सामने चुनौती आती है, तब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। ऐसे जीवन तो सहज है, आराम से बीतते हैं, तो हम लोग जब सुखी होते हैं, हम लोग डरपोक बन जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल सही। मुश्किलें सामने आती हैं, तो एक अंदर से कुछ खड़ा हो जाता है कि हमें लड़ना है। तो इस शक्ति मिलती बीमारी है ने मुझे कि बहुत पॉज़िटिव बना दिया। मुझे अचानक लगा कि जीवन बहुत प्रेशियस है, बहुत कुछ करना है, नहीं ऐसे हार के तो नहीं जाएँगे, इस तरह से नहीं। तो कैंसर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में हुई, बहुत पॉज़िटिव। जैसे मैंने लिखना शुरू किया 26 साल बाद, अगर ये नहीं होता तो मैं फिर नहीं लिखती, मैं जीवन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती और मैं जीती रहती इसी तरह कैज़ुअली। लेकिन जब कैंसर हुआ तो अचानक लगा कि नहीं, जीवन को इतना हल्के से नहीं ले सकते हैं, कुछ करना है, कुछ लड़ना है। ये आपकी जो सशक्तता है ना जयश्री जी, वो आप में हमेशा बरकरार रहे, और मैं चाहती हूँ कि ये सशक्तता हमारे देश, क्या पूरे विश्व की महिलाओं में बरकरार रहे, और वो इसी तरह से हर चुनौती का सामना करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही आपके आपसे सभी को सीखने की एक बहुत अच्छा मैसेज है, संदेश है। और मैं क्रेडेंट टीवी के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आज आईं और हमारे साथ रहीं, और इतनी अच्छी आपने बातें बताई। हालाँकि आपका साहित्य बहुत है, चर्चा बहुत चलती है, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। रमेश बावन और आपका हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार जयश्री जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत एन्जॉय किया। थैंक्स अ लॉट।